फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक शर्मा लेकर आया हूँ आपके सामने अद्वैत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं बिस्मार्क के योगदान को, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क का रोल क्या था, बिस्मार्क का योगदान क्या था। काफ़ी बड़ा योगदान था बच्चों बिस्मार्क का। बिना बिस्मार्क के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। यानी कि जर्मनी को एक करने में जो है बिस्मार्क ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बिस्मार्क का काफ़ी बड़ा योगदान, जिसमें लोहो, आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी थी बिस्मार्क की, वो काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। अगर आप इस चैनल को मिस करते हो तो बोर्ड की तैयारी में आप पीछे हो सकते हो। इस चैनल को बिल्कुल भी मिस मत करिए, सारी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं, काफ़ी एसएस की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आने वाली है, सभी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो एक भी वीडियो को मिस मत करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिस्मार्क का योगदान, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क का रोल क्या था। देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी उस समय कितने भागों में डिवाइड था, 3 भागों में मुख्य रूप से क्या था, डिवाइड था, यानी उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी जर्मनी जो था, उत्तरी नॉर्थ का जो पर्शिया था, उसमें खास तौर पे प्रशा यानी पर्शिया का रोल विशेष था, ठीक है। उत्तरी नॉर्थ जर्मनी में धीरे धीरे पर्शिया में जो है बिस्मार्क का रोल आ गया। तो बिस्मार्क ने क्या किया, जो भी अदर स्टेट्स थे, है ना, अदर स्टेट्स यानी बात करें यहाँ पे, इसमें राइनलैंड का क्षेत्र था मध्य में, है ना, मिड में जो राइनलैंड का क्षेत्र का, उसको जो है मिलाया उसके अकॉर्डिंग जो है। इसके बाद फ्रांस की जो पॉलिसी थी, है ना, जर्मन के कुछ स्टेट्स को अपने कब्जे में लेने की, फ्रांस से भी युद्ध किया, है ना, उसमें भी जो है बिस्मार्क का काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है, अपन देखेंगे अभी, है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो इधर था, वो भी जो था काफ़ी पीछे था, है ना, काफ़ी स्टेट्स को अपने मिलाना चाह रहा था जर्मनी के, लेकिन उसकी भी जो पॉलिसी को, उसको युद्ध के माध्यम से क्या किया, बिस्मार्क ने विफल कर दिया। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस थी यहाँ पे जर्मनी में उस समय। 300 छोटे बड़े राज्यों में जर्मनी जो है बटा हुआ था। ऐसी कंडीशन में जर्मनी को जोड़ने में, उसके एकीकरण में बिस्मार्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था बच्चों। देखते हैं अपन कैसे उनका रोल स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखिए, बात कर रहे हैं अपन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की, जिसकी डेथ हुई थी 1861 में, यानी 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की डेथ हो गई थी। उसके बाद राजा बने थे वहाँ पर, है ना, विलियम फर्स्ट, है ना, गद्दी पर बैठे थे, जो 64 वर्ष के थे, है ना। उनका जो विश्वास था वो उदारवादी नीति में था। किस में था, उदारवादी नीति में, यानी विचारों में वो क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे। तो जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है कि प्रशा से ही संभव था। प्रशा जो था नॉर्थ जर्मनी का काफ़ी सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग स्टेट था एक तरह से, और बिना प्रशा के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ये कहा था विलियम फर्स्ट ने भी, है ना। ये जो शासक था विलियम फर्स्ट, ये काफ़ी विचारवान था, यानी थिंकर था एक तरह से, काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आ जाता था, न्यू क्रिटिसिज्म को अपनाता था ये, है ना, नवाचार को अपनाता था। इसके अलावा ये योग्य व्यक्तियों को परखने की योग्यता भी रखता था, यानी इसमें एक एबिलिटी थी कि ये कुशल, एक तरह से क्वालिफाइड बंदों को पहचान जाता था, आइडेंटिफाई कर लेता था कि कौन सा बंदा क्या रोल प्ले कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये इसमें खासियत थी किसमें, विलियम फर्स्ट में, ठीक है, यानी बंदों को पहचानने की। तो ये उदारवादी विचारों में विश्वास रखता था, लिबरल ये व्यूज़ था इसके। ओनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैन पर्सिया, इसने कहा था कि बिना पर्सिया के जो है जर्मनी का एकीकरण पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिए, विलियम फर्स्ट ने जो किया था, बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था। किसको, बिस्मार्क को। किसने किया था, विलियम फर्स्ट ने। कहाँ पे, प्रशिया में, ठीक है। इसके बाद बिस्मार्क की बात करें ना, तो बिस्मार्क देखो बच्चों क्लेवर पॉलिटिकल्स था, यानी चतुर राजनीतिज्ञ था, यानी राजनीति पॉलिटिकल्स की जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, उसको अच्छी ज्ञान था, नॉलेज बेस इतना ज़बरदस्त था कि वो पॉलिटिकल स्टेट्स में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा था। इसके अलावा नाविंग मच अबाउट इंटरैक्ट
इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, इंटरनेशनल जो मामले थे उसमें भी जो था बिस्मार्क काफ़ी चतुर था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मामले ना, इंटरनेशनल स्टेट्स जो भी स्टेट्स थे उनसे बातचीत करना, डिस्कस करना, पॉलिटिकल इस एरियाज़ के बारे में डिस्कस करना, पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना, काफ़ी नॉलेज थी उसको, है ना। किसको? बिस्मार्क को। इसके अलावा ग्रेट डिप्लोमेट था, कूटनीतिज्ञ भी था, महान कूटनीतिज्ञ माना जाता है, एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी बनाने वाला, एक चतुर पॉलिसी यानी क्लेवर पॉलिसी क्रिएट करने वाला, जनरेट करने वाला, है ना, एक तरह से बनाने वाला जो है बिस्मार्क माना जाता है। इसके अलावा इफ़िशियंसी उसमें काफ़ी अच्छी थी, इफ़िशियंसी परिपूर्ण था, एक तरह से कुशलता में परिपूर्ण था। कौन? बिस्मार्क, यानी कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था एक तरह से बिस्मार्क। जैसे आज के समय में अपने देखें तो कौन? नरेंद्र मोदी, है ना। तो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि थी, एक तरह से उनसे भी ज़्यादा तेज़ था। नरेंद्र मोदी बहुत सीधे हैं अपने भारत के, है ना, इसलिए काफ़ी सीधे हैं, तो उनसे भी काफ़ी चतुर था ये बिस्मार्क ऐसी कंडीशन में, है ना, क्योंकि जर्मनी के लिए काफ़ी कुशलताएं थी। यानी रोल देखें ना तो इनका रोल ऐसा था जैसे कौटिल्य का था, है ना। भारत में कौटिल्य, हाँ कौटिल्य सही बैठते हैं, कौटिल्य को आपने सुना हो तो कौटिल्य बिल्कुल वैसे ही थे, ये भी बिस्मार्क भी, है ना। चतुर थे, क्लेवर थे, कूटनीतिज्ञ थे, इफ़िशियंसी काफ़ी ज़बरदस्त थी, इंटरनेशनल मामलों में जानकार थी, यानी अदर स्टेट्स से जो भी वार्तालाप होती थी उसकी बातचीत करने में, जो है पॉलिटिकली बातचीत करने में काफ़ी अच्छा नॉलेज लेवल था इनका। किसका? बिस्मार्क का। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी आयरन एंड ब्लड की, यानी लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? बिस्मार्क ने। लोह और रक्त की नीति को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे जर्मनी में। कौन? बिस्मार्क। यहाँ पे देखिए लोह रक्त की नीति अपनाई थी इन्होंने। प्रशा और सेना को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था बिस्मार्क ने, काफ़ी प्रशा को यानी कि मिलिट्री को सुदृढ़ किया जाए, यानी कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले देखा जाता है, इनका रोल देखा जाता है जर्मनी में अपनी सेना को सुदृढ़ करने में। सैनिक सुधारों के लिए इन्होंने संवैधानिक गतिरोध हुआ। कहाँ पे? जर्मनी में। विलियम प्रथम ने जो है बिस्मार्क को चांसलर जैसे नियुक्त किया। बिस्मार्क को क्या नियुक्त किया? चांसलर नियुक्त किया था। किसने? विलियम प्रथम ने। तो वहाँ पे बिस्मार्क का योगदान भी काफ़ी बढ़ने लग गया, है ना। 1848 में 49 तक जो समय था राष्ट्रवादियों के विवाद का था, लेकिन बिस्मार्क ने ये कहा था कि भाई बातचीत करने से, भाषण से जो है काम नहीं बनेगा। जर्मनी का आपको यूनिफिकेशन करना है तो आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी, यानी कि युद्ध से जीता जा सकता है ना। युद्ध करना ही पड़ेगा जर्मनी को आसपास के स्टेट से, है ना, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, इटली से, तब जाके कुछ राज्य उसके मिल पाएंगे, बिना उसके पॉसिबल नहीं है, बिना युद्ध के, है ना। तो इसलिए क्या किया बिस्मार्क ने? पार्लियामेंट की हाई काउंसिल में जाकर के अपनी सेना को, है ना, पावरफुल बनाने के लिए, पर्शिया को पावरफुल बनाने के लिए बजट पारित करवाया था दृढ़ता के साथ, है ना। अड़ गए थे कि भाई ये बजट तो पास होना ही चाहिए, क्योंकि पर्शिया को काफ़ी पावरफुल बनाना है। और पर्शिया पावरफुल कब बनेगा? जब उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, मिलिट्री यानी सेना मजबूत होगी। तो सेना को मजबूत करने के लिए हाई काउंसिल में यानी उच्च सदन में उसने क्या पास करवाया? बजट पास करवाया। किसने? बिस्मार्क ने। तो दृढ़ता से बजट पास करवाया था बिस्मार्क ने। काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है यहाँ पे बिस्मार्क का बजट को पास करवाने में, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो आपको ध्यान रखना है कि 3 वार्स हुए थे इस कंप्लीट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में जो है 3 महत्वपूर्ण युद्ध जो माने जाते हैं, 3 चरणों में हुआ था जर्मनी का एकीकरण, जिसमें काफ़ी बड़ी घटनाएं मानी जाती है 3 चरणों में विशेष। जिसमें अपन पहला देखेंगे, इन 1864 पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क, यानी ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर के जो है क्या किया? डेनमार्क को पराजित किया, ठीक है, डेनमार्क को अपने कब्जे में ले लिया। तो डेनमार्क से युद्ध जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है गैस्टाइन की संधि भी हुई थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आने वाली है, अपन पढ़ेंगे गैस्टाइन संधि। तो वहाँ पे डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन संधि दोनों इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट प्रयास में, क्योंकि यहाँ पे 2 डचिए थे, स्लेस्विंग, है ना, स्लेस्विंग और होल्स्टाइन, दोनों पर डेनमार्क का अधिकार था। तो जहाँ पे स्लेस्विंग की बात करें तो स्लेस्विंग जो है उसमें जर्मन लोग भी थे, डेन लोग भी थे, और होल्स्टाइन की बात करें तो होल्स्टाइन में अधिकांश जर्मन लोग भी थे और जर्मन संघ के सदस्य भी थे। तो वहाँ पे क्या किया था? डेनमार्क का अधिकार जो था अविभाज्य अंग के रूप में नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया? समझौता किया गया कि एक 14 अगस्त 1865 ईस्वी में क्या हुआ था? गैस्टाइन नामक प्लेस पर एक समझौता हुआ। गैस्टाइन नामक प्लेस पे क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। इसमें विलियम फर्स्ट, कौन? विलियम फर्स्ट और फ्रैंक
फ्रांसिस जोसेफ के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें दोनों ने क्या किया था, सिग्नेचर किया था। और ये जो समझौता था ये एक तरह से गैस्टाइन समझौता था, है ना। इस समझौते के तहत होल्स्टाइन का जो क्षेत्र था वो किसको दिया गया, ऑस्ट्रिया को दिया गया। स्लेस्विंग किसको दिया, पर्सिया को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा लावेनबर्ग जो है वो भी किसको बेचा गया, पर्शिया को बेचा गया। लावेनबर्ग का कुछ भाग जो था वो पर्शिया को बेच दिया गया। तो ये जो था गैस्टाइन समझौता, जिसमें जो है कुछ क्षेत्रों को जो है स्टेट की आपसी सहमति से जो है एक राज्य को दूसरे राज्य को दे दिया गया। होल्स्टाइन किसको दिया, ऑस्ट्रिया को। स्लेस्विंग किसके हिस्से में आया, पर्सिया के यानी प्रशा के हिस्से में आया। लावेनबर्ग भी किसको बेच दिया गया, प्रशिया को बेच दिया गया। किसके समझौते के अंतर्गत, गैस्टाइन समझौते के अंतर्गत। यानी गैस्टाइन जो समझौता हुआ था एग्रीमेंट, जिसमें विलियम फर्स्ट ने और फ्रांसीसी जोसेफ ने क्या किया था, सिग्नेचर किया था। तब जाके जो है यहाँ पे ये जो समझौता हुआ कारगर हुआ था 1865 में। गैस्टाइन समझौता भूलना नहीं, आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 मार्क्स में। गैस्टाइन समझौता क्या था, ठीक है। गैस्टाइन समझौता एक प्लेस पर हुआ था, गैस्टाइन नामक शहर पे स्थान पर। किसके मध्य हुआ, विलियम फर्स्ट और फ्रांसिस जोसेफ के मध्य, दोनों ने सिग्नेचर किया। यानी कुछ भाग होल्स्टाइन का जो भाग था ऑस्ट्रिया को दिया गया, स्लेस्विंग और लावेनबर्ग पर्शिया को दे दिया गया। कौन से समझौते के तहत, गैस्टाइन समझौते के तहत। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इसके बाद। देखिए सेकंड कदम जो था, सेकंड चरण जो था, इन 1866 पर्सिया एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड मर्ज इन होल्स्टाइन डची पर्शिया। तो इसमें क्या हुआ था, सेकंड जो कदम उठाया था, यानी कि यहाँ पे 1866 में क्या उठाया गया था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा और प्राग की संधि, यानी यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध हुआ था, है ना। और ऑस्ट्रिया को यहाँ पे प्रशा ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया को प्रशा ने यहाँ पे क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया था, ठीक है। और उसके बाद होल्स्टाइन डची को क्या मिला दिया गया, पर्शिया में मिला दिया गया। किसको, होल्स्टाइन डची जो है पर्शिया में मिल गई थी। तो इसी दौरान जो है प्राग की संधि भी हुई थी, है ना। यानी कि ट्रीटी ऑफ प्राग भी हुआ था, जिसको देखेंगे अपन। इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था बिस्मार्क का भी। देखते हैं अपन इसमें क्या हुआ था कि बिस्मार्क का दूसरा कदम था, ये महत्वपूर्ण कदम, जिसमें ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की नीति अपनाई थी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बिस्मार्क ने किसकी युद्ध नीति अपनाई थी, युद्ध की नीति अपनाई थी, ठीक है। इस नीति के तहत यहाँ पे युद्ध की तैयारी की गई और कूटनीति से ऑस्ट्रिया को यूरोपीय राष्ट्रों से सहयोग देने के लिए प्रयास भी बंद कर दिए। किसने, बिस्मार्क ने, ताकि उसको सहयोग ना मिले, अन्य राष्ट्रीय स्टेट से जो है ऑस्ट्रिया को सहयोग ना मिले। और अपन ने क्या कर दिया था, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की नीति अपना ली थी। बिस्मार्क ने तैयारी कर ली थी युद्ध करने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल्स्टाइन में अधिकांश जो लोग थे वो जर्मन थे। या होल्स्टाइन के जो लोग थे यानी पीपल्स थे, वो भी चाहते थे कि जर्मन के थे, वो भी चाहते थे कि जर्मन का एकीकरण हो, यानी यूनिफिकेशन हो। क्यों, वो अपोजिट थे किसके, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध थे वो, है ना। वो ऑस्ट्रिया में नहीं चाहते थे कि वो ऑस्ट्रिया में शामिल हो। कौन, होल्स्टाइन के लोग, है ना, कि वो स्टेट जो है ऑस्ट्रिया में शामिल हो। तो वहाँ के लोग भी क्या हो थे, अपोजिट थे किसके, ऑस्ट्रिया के। इसके बाद देखा गया कि 3 जुलाई 1866 में, यानी कि 3 जुलाई 1868 में क्या हुआ था, सेडोवा, है ना, सेडोवा कांग्रेस, कोनिग्रास जिसको कहा गया था उस समय, और युद्ध हुआ था, सेडोवा कोनिग्रास का युद्ध हुआ था, है ना। और उसमें क्या हुआ था, युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया था। ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया था किसके द्वारा, पर्शिया के द्वारा, ठीक है। पर्शिया ने क्या कर दिया, सेडोवा कांग्रेस के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। और 23 अगस्त 1866 को, 23 अगस्त 1866, डेट ध्यान रखनी है आपको, है ना। 23 अगस्त 1868 में ट्रीटी ऑफ प्राग, यानी प्राग की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कह दिया ना आपसे, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है इस चैनल में आपको। ध्यान से, अगर है ना किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर देना अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टॉपिक्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले टॉपिक आप मिस ना करें, मिस ना हो आपसे किसी भी प्रकार, तो चैनल पर कब्जा कर लीजिए, चैनल को अपना बना लीजिए, एक तरह से लॉक कर लीजिए अपने मोबाइल में कि जो भी टॉपिक आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो बनता है बच्चों, है ना। आपके लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन ढंग से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो ध्यान रखना, 23 अगस्त 1868 को क्या हुई थी, प्राग की संधि हुई थी, यानी ट्रीटी ऑफ प्राग।
प्राग की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य, क्योंकि यहाँ पे प्रशिया ने क्या कर दिया था? ऑस्ट्रिया को यहाँ पराजित कर दिया था सेडोवा कोनिग्राज के युद्ध में, है ना, जहाँ पे दोनों के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ, एक संधि हुई, है ना, एग्रीमेंट हुआ, एक तरह से ट्रीटी ऑफ प्राग के नाम से जाना गया, प्राग की संधि के नाम से जाना गया। और यहाँ पे होल्स्टाइन डची जो थी वो क्या कर दी गई? पर्शिया में शामिल कर दी गई, यानी होल्स्टाइन जो डची थी, यानी होल्स्टाइन का जो क्षेत्र था, पूरा स्टेट था, वो पर्शिया में शामिल हो गया। किसके अकॉर्डिंग? प्राग की संधि के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ प्राग में। ठीक है, इसके अलावा देखा न गया आपने यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य क्या हुआ था? प्राग की संधि हुई थी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, और प्राग की संधि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके बाद आपको ध्यान है होल्स्टाइन डची प्रशा में शामिल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जो जर्मनी था, उत्तरी जर्मनी परिसंघ जो था ऊपर का, वो सारा जो है ऑस्ट्रिया में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, वो सारा किस में शामिल हो गया? जर्मनी में शामिल हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट देखते हैं जर्मनी के एकीकरण का, जिसमें बिस्मार्क का योगदान था, क्योंकि 3 चरणों में हुआ था, तो 3 चरण इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीसरा चरण विशेष जाना जाता है फ्रैंको एशियन युद्ध के नाम से। फ्रैंको यानी फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था, किसका? पर्शिया का, ठीक है, जर्मनी का। और फ्रैंकफर्ट की संधि इसमें इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले स्टेज में, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। फ्रांस को यह आशा थी, किसको? फ्रांस को, ये फ्रांस भी चाहता था कि कुछ स्टेट किसमें आ जाए? फ्रांस में आ जाए, किसके? जर्मनी के, है ना, लेकिन जर्मनी के नहीं, प्रशा के, है ना, प्रशा या जर्मनी एक ही बात है ना, प्रशा कहाँ है? जर्मनी में तो है। तो वो चाहता था कि कुछ स्टेट शामिल हो जाएं। प्रशा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ भाग मिल जाएगा, ये सोच रहा था फ्रांस, है ना, कुछ भाग राइन का क्या मिल जाएगा? फ्रांस को मिल जाएगा, इस सोच के कारण, है ना, क्योंकि सीमा जो है राइन नदी की ओर हो जाएगी, किसकी? फ्रांस की हो जाएगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सीमा। तो फ्रांस का भी उद्देश्य अच्छा नहीं था, उसकी भी नीति अच्छी नहीं थी, है ना, जर्मनी के खिलाफ। तो जर्मनी के कुछ भागों को वो भी हड़पना चाहता था, अपने में मिलाना चाहता था। तो बिस्मार्क ने क्या की? इसकी उपेक्षा की। यार ऐसे कैसे, हमारे जर्मनी को आप ऐसे कैसे मिला सकते हो? हमारे स्टेट हैं, हम आपस में जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, है ना, कोई भी हमारा स्टेट ऐसे कैसे ले जाएगा फ्रांस, है ना। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने क्या किया? उसका विरोध किया, उपेक्षा की। तो यहाँ पे क्या किया गया? प्रशा की विजय हुई उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनने में, और फ्रांस जो था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अपने खो बैठा था। कौन? फ्रांस। किसके कारण? जर्मनी के कुछ स्टेट को हड़पने की नीति को अपनाने के कारण। तो यहाँ पे क्या किया गया? उत्तर फ्रांस के सेडोवा का प्रतिशोध जो लेने की मांग होने लगी, है ना, युद्ध के लिए तैयारियां होने लगी। नेपोलियन थर्ड अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता था। नेपोलियन थर्ड क्या कर रहा था? यहाँ पे अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि प्रतिष्ठा गिर चुकी थी पूरी तरह से। जो गलत नीति थी उसकी अन्य राज्यों को हड़पने की, है ना, जर्मनी के कुछ राज्यों को अपने यहाँ पे शामिल करने की। और कालांतर में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। नहीं, कुछ समय बाद युद्ध की घटनाएं होने लगी कि भाई वास्तव में युद्ध होगा। अब तो वार होना ही पॉसिबल है ना। वार के बिना जो है एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वार ही एक सॉल्यूशन था। दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी क्या करनी पड़ी? समस्याओं का समाधान करना पड़ा युद्ध के तहत। और देखा गया 15 जुलाई 1870 में, ध्यान रखना मैं आपको 28 फरवरी से पहले की बात बता रहा हूँ, है ना। 15 जुलाई 1870 को क्या हुआ था? फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रशा में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो जर्मन सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया। जर्मन की जो सेना थी प्रशा की, है ना, बिस्मार्क के नेतृत्व में, उसने फ्रांस पर तीनों ओर से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। बिसेनबर्ग, है ना, ग्रेवनलोट और युद्धों में फ्रांस की क्या हो गई? पराजय हो गई। फ्रांस उस युद्ध में हार गया। कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 में। किसके मध्य? फ्रांस और प्रशा के मध्य, जिसमें फ्रांस की क्या हो गई? पराजय हो गई। प्रशा के सेनापति वोल्मोटेक ने फ्रांसीसी सेना को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्योंकि प्रशा की जो सेना थी उसका सेनापति किसको बनाया था? वोल्मोटेक को, है ना। वॉन मोल्टेक ने क्या कर दिया? फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। किस युद्ध में? 15 जुलाई 1870 के फ्रांस प्रशा युद्ध में, ठीक है। और नेपोलियन थर्ड ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, यानी घुटने टेक दिए। किसके सामने? प्रशा की सेना के सामने, जर्मनी की सेना के सामने, कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पूरी तरह से सख्ती से जो है पूरा आक्रमण किया था यहाँ पर जर्मन सेना ने। किस पे? फ्रांस पे। तो वहाँ पे नेपोलियन थर्ड जो था उसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद 18 जनवरी 1871 का समय आया था, है ना, 18 जनवरी 1871,
ठीक है। इसमें क्या हुआ था, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम फर्स्ट का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, यानी उनको एक तरह से पूरी तरह सम्राट घोषित कर दिया, उनका राज्यारोहण कर दिया गया और राजगद्दी पर उनको विराजमान कर दिया बिस्मार्क ने। क्योंकि बिस्मार्क को चांसलर किसने बनाया था, विलियम फर्स्ट ने ही तो बनाया था। तो विलियम फर्स्ट को जो है पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट के रूप में, है ना, क्या कर दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। ध्यान रखना कब किया था, 18 जनवरी 1871 में, ठीक है, यानी फरवरी से पहले की बात कर रहे हैं, जनवरी की अपन 18 जनवरी की, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि 28 फरवरी 1871 को क्या हुआ था, प्रशा फ्रांस युद्ध समाप्त हो गया और 21 फरवरी 1871 को जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ध्यान रखना 21 फरवरी को, यानी 28 फरवरी से पहले जब युद्ध समाप्त हुआ तो पहले संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, वो मानी जाती है। फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या हुआ कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। दोनों देश कौन से, फ्रांस और प्रशा, ठीक है, फ्रांस और प्रशा के जो प्रतिनिधि थे, है ना, लीडर थे, उन्होंने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो वो संधि कहलाई थी फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या कहलाई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कहलाई थी। किसके मध्य हुई थी, ये हुई थी फ्रांस और प्रशा के मध्य, यानी कि जर्मनी के प्रतिनिधियों के मध्य ये संधि हुई थी, यानी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इस पर जो हुआ, हस्ताक्षर किए दोनों प्रतिनिधियों ने। इस संधि में फ्रांस को जो दिए गए कुछ राज्य में, जैसे मेज दिया गया, है ना, मेज के अलावा यहाँ पे दिया गया आपको स्ट्रामबर्ग, ये सारा जो था अल्सास था ये, वैसे अल्सास व लोरेन के कुछ भाग जो थे, प्रदेश जो थे, जर्मनी को देने पड़े, है ना। ये जो फ्रांस में थे ये प्रदेश किसको देने पड़े, जर्मनी को देने पड़े। किसे, फ्रांस को। किस संधि के अंतर्गत, फ्रैंकफर्ट की संधि के अंतर्गत। क्योंकि युद्ध हार चुका था फ्रांस पूरी तरह से और फ्रांस ने कुछ कब्जा कर रखा था इन जगहों पर, स्टेट्स पर। तो उस संधि के तहत ये फ्रांस के कुछ स्टेट जो हैं वो किसको देने पड़े, जर्मनी को देने पड़े, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार। फ्रांस को युद्ध हराने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में, यानी 20 करोड़ पाउंड ये जो देने पड़े फ्रांस को, किसको, जर्मनी को, ठीक है, क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कि भाई आपने इतने इस तरह स्टेट्स पर कब्जा कर रखा था, हमें युद्ध करना पड़ा। जर्मनी की बिस्मार्क की नीति थी, अपनी कूटनीति थी, उन्हें ना चतुर थे, राजनीति के भी थे। उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने क्या किया, फ्रांस से जुर्माना भी वसूल किया, एक तरह से हर्जाना भी वसूल कर लिया, अपनी सेना का खर्चा है ना, तो काफ़ी कुछ वसूल कर लिया है ऐसे फ्रांस से इस संधि के तहत। कहा जाता है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वो रक्त और लोह की नीति के आधार पे हुआ है। रक्त व लोह की नीति के आधार पे जो है जर्मनी का एकीकरण माना जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी पर माना जाता है। यानी बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी, रक्त और लोह रक्त की नीति, है ना, उसके आधार पे जो माना जाता है जर्मनी का एकीकरण माना जाता है। क्योंकि बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस, राजनीतिक कुशलता के कारण ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया बच्चों। तो जर्मनी के इतिहास में बिस्मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, जिनकी वजह से आज जर्मनी जो है एक हो पाया है। 300 छोटे बड़े राज्यों में डिवाइड था पहले, जर्मनी स्टेट्स में विभक्त था, जिसको मिलाने के लिए यहाँ पे बिस्मार्क ने 3 बड़े कदम उठाए थे। 3 चरणों में जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण माना जाता है। तो तीनों ही चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, बड़ा क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हो। एक बार वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, काफ़ी हद तक आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। वैसे काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन अपन ने बहुत इजी समझा है इसको, कोशिश की है पूरी समझने की, आपका भी पूरा सपोर्ट रहा है ना। तो इसी तरह हम अगली वीडियो लेके आएंगे, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे हमेशा। और आपका प्यार मिलता रहे, लाइक मिलता रहे, है ना, शेयर कर दिया करो, इससे हम और भी प्रोत्साहित होंगे, है ना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिए अद्वैत क्लासेस पर। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।